हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एंट्री ले ली थी, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, जहां पे एक्सेलरेशन या तो फंक्शन ऑफ टाइम हुआ करता था, या तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन हुआ करता था, या तो एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हुआ करता था। तो ऐसे केसेस को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, उनके ऊपर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन भी किए थे, और भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उनके ऊपर बेस्ड। बट अब टाइम है हम लोग एंट्री लें जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना तो वेलोसिटी का फंक्शन है, ना तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, ना तो टाइम का फंक्शन है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज इट इज नाइदर चेंजिंग विद वेलोसिटी, नाइदर चेंजिंग विद पोजीशन, नॉर चेंजिंग विद टाइम, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं। मोशन इन वन डायमेंशन में एक बात ध्यान रखना कि हमारी हेडिंग है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट डाउन करनी है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा डेटा ना वेस्ट हो, मैं लिखूं और उसमें टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। वो ये है कि एक्सेलरेशन इज सेड टू बी कांस्टेंट only when both the magnitude and direction of acceleration are constant, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। ऐसा होता है कई बार कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और फिर हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। जैसे हम अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में अभी आप लोग पढ़ोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, दैट इज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही होती है। तो उस वक्त भी हम क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन को तभी कांस्टेंट बोला जाएगा जब उसके मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी कांस्टेंट ओनली व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। इफ एनी वन ऑफ द टू इज वेरिंग or conveniently if both are varying, in both the cases acceleration is said to be variable. Acceleration will be constant only when the magnitude as well as direction of acceleration are constant. Okay, next point है ये भी important है कि there will be one dimensional motion if initial velocity and acceleration are parallel or anti-parallel to each other, ठीक है ना। अगर initial velocity और acceleration एक दूसरे के parallel हुए या तो एंटी पैरेलल एक दूसरे से 180 डिग्रीज पे हुए तो ही वो मोशन वन डायमेंशनल होगा। अगर किसी और एंगल पर हुए तो मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन ना होकर के वो टू डायमेंशनल मोशन या कभी कभार थ्री डायमेंशनल मोशन होना भी लाजमी है। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए या तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्रीज हो या तो 1 डिग्री या तो 180 डिग्रीज हो। That is angle in between acceleration and velocity must be either equal to 0 degrees or must be equal to 180 degrees for straight line motion, ठीक है ना। अब समझना, अगर angle in between initial velocity and acceleration is 0 degrees तो initial velocity जो है वो acceleration के parallel होगी और velocity बढ़ती जाएगी। मतलब कि वेलोसिटी भी आगे, एक्सेलरेशन भी आगे, वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा कंटिन्यूअसली until and unless the velocity reaches the speed of light or something like that are fancy phenomena that will be studying further, ठीक है ना, वो आगे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में आएगा। फिलहाल आपको इतना मानना है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, ठीक है ना, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, तो वेलोसिटी को कम करता जाएगा फिर रोक देगा और वहां से वापस उसको पीछे ले आएगा बॉडी को, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर एक्सेलरेशन पीछे और वेलोसिटी आगे की ओर है तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, ठीक है ना, फिर रुक जाएगी बॉडी और फिर वो पीछे जब आने लगेगी तो अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो चुके हैं, अब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वापस, ठीक है। तो लेकिन मोशन स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एंगल इन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मस्ट बी आइदर 0 डिग्रीज और मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यदि कोई और एंगल हुआ तो डेफिनेटली ये मोशन वन डायमेंशनल मोशन नहीं रहेगा, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उन केसेस में क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। बट पहले जो हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ा था पिछली क्लास में उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर।
तो पहला इक्वेशन यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल है, ठीक है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आगे की ओर है, एक्सेलरेशन भी आगे की ओर है, ठीक है ना, एंड t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पर है, एंड t इक्वल टू t पे पार्टिकल यहाँ आ गया, और इस वक्त से इसकी वेलोसिटी v है, और इसने s डिस्टेंस कवर किया है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस s कवर किया है इसने, ठीक है ना, एंड वेलोसिटी जो होगी इसकी यहाँ पे v, इट विल बी गिवन बाय v इक्वल टू u प्लस at, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस a वेक्टर इनटू t, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कवर्ड होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे ये जो a है, ठीक है ना, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब u के मतलब यहाँ पे आप a जब फीड करोगे तो साइन के साथ फीड करोगे, तो मान लीजिए आप आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो और u मान लो आगे थी तो u को तो प्लस u लिखोगे, और मान लीजिए एक्सेलरेशन पीछे था तो एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, माइनस a लिखोगे, मतलब साइन के साथ आपको फीड करना पड़ता है। वेक्टर फॉर्म का यही फायदा होता है, सब कुछ आपको साइन देख करके फीड करना होता है, ठीक है। अब समझना आप लोग कि मोशन इन 1D जो है, मोशन इन 1D में जब भी हम मोशन इन 1D के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो 99% न्यूमेरिकल्स वेक्टर मैनर में करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में करने के लिए एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि क्वेश्चन स्टार्ट हो उसी वक्त हम लोग साइन स्कीम डिटरमाइन करें, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होते ही हमें किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को ऑब्वियसली जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, और बार बार साइन स्कीम क्वेश्चन में नहीं बदलते। जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसी वक्त हम साइन स्कीम डिटरमाइन कर लेंगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी उस डायरेक्शन में है जिसको आपने पॉजिटिव माना है वो सारी पॉजिटिव मानी जाएंगी, और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो सारी नेगेटिव मानी जाएंगी, ठीक है ना। और फिर हम बहुत कन्वीनियंटली ऐसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं जिसको स्केलर मैनर में करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता, वो भी अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार मान लीजिए t नहीं गिवन है, आपको केवल s और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही गिवन है, और तब अगर आपको v का पता लगाना हो तो उस वक्त हमारे पास जो इंटररिलेटिंग रिलेशन होता है इट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसको अगर आप वेक्टर मैनर में लिखने की कोशिश करो तो इट इज मॉड ऑफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a डॉट s, ठीक है ना। तो ये तीनों इक्वेशन तो हम लोगों ने डिराइव भी किया था, पढ़ा भी था, एक बार और डिराइव होंगे ये जब हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे तो, ठीक है। एक और ये इसमें इक्वेशन होता है मोशन इन 1 डायमेंशन में कि बॉडी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही होती है, और मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी और t इक्वल टू 0 पे अगर उसने चलना स्टार्ट किया तो nth सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इट कवर्ड इन द nth सेकंड। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है snth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इसको हम लोगों ने अभी डिराइव नहीं किया है, अभी डिराइव करेंगे, तो ध्यान रखो उसका जो इक्वेशन होता है इट इज snth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो बच्चों एक और केस है हमारे पास। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है और ये फाइनल वेलोसिटी v है, और u और v के बीच में जो हमारा टाइम है वो t है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन जो है वो a गिवन अगर हम लोगों को, तो इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी s, इट इज u प्लस v बाई 2 इंटू t व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना जरूरी है, तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t होगा, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t। तो ऐसे केसेस में whenever acceleration is constant, whenever acceleration is constant, ठीक है ना, जब भी acceleration constant होता है, whenever acceleration is constant, v average is equal to u plus v by 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है whenever acceleration is constant, v average is equal to v plus u by 2? तो बहुत इजीली आप लोग इसको देख सकते हो, मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा रखा है v एवरेज के लिए। v एवरेज होती क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस डॉट dt अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस डॉट dt को आप लोग क्या लिखोगे, v इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी है, तो उसके लिए आप लोग लिखोगे u प्लस at। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस की जगह पे u प्लस at डॉट dt और t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये क्वेश्चन में हमें t दिया हुआ है, ये t फाइनल है, ये t इनिशियल है, और दोनों के बीच का जो टाइम है वो कितना है, t है।
तो v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at डॉट dt बाई t। अब u प्लस at डॉट dt यानी v एवरेज आप लोग क्या लिखोगे, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ u dt, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, एंड बाई t है दोनों में, ठीक है ना। तो u dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, और बाई नीचे t लिखा हुआ है, और at dt का क्या हो जाएगा, at स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, at स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और नीचे t लिखा हुआ है, यहाँ t से t कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, u प्लस at बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो v एवरेज अगर हमारे पास u प्लस at बाई 2 लिखी हुई है, मतलब v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस at बाई 2, तो इस 2 को अगर मैं इधर ले आऊं, एलसीएम ले लूं, तो ये क्या लिखा हुआ, 2u प्लस at बाई 2, 2u प्लस at बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, u प्लस at बाई 2, और ये u प्लस at जो लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, v लिखी हुई है, यानी क्या हो गया, u प्लस v बाई 2 हो गया। तो therefore v average is equal to u plus v by 2 whenever acceleration is constant। यहाँ acceleration का constant होना जरूरी है, अदरवाइज आप v equal to u plus at नहीं लिख पाते। यहाँ पर जो v instantaneous को मैंने v इंस्टेंटेनियस की जगह पे u प्लस at लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता तो v इंस्टेंटेनियस को हम u प्लस at नहीं लिख पाते, ठीक है। तो व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, और उस केस में जो डिस्टेंस कवर होता है किसी टाइम t में, इट इज u प्लस v बाई 2 इनटू t। अब बच्चों हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यदि एक्सेलरेशन वेक्टर का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर की लाइन पर आए, मतलब कि या तो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल हो या तो वेलोसिटी वेक्टर के एंटी पैरेलल हो, तो वो वाला जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है वो वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, वो उसके मैग्नीट्यूड को ना चेंज करके केवल और केवल उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, दिस इज मॉड ऑफ a cos थीटा, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दिस इज मॉड ऑफ a sin थीटा। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो मॉड ऑफ a cos थीटा है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और मॉड ऑफ a sin थीटा जो है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आता है, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉड ऑफ a cos थीटा जो यहाँ पे लिखी हुई है, दिस चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड मॉड ऑफ a sin थीटा चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is in line with velocity, this one which is in line with velocity, it changes the magnitude of velocity, and the component of acceleration which is perpendicular to velocity, it changes the direction of velocity only. That is, mod of a sin theta will change the direction of velocity, and mod of a cos theta will change the magnitude of velocity, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर अगर एंगल इन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी 0 डिग्रीज है, मतलब कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, एक्सेलरेशन का पूरा कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यानी कि केवल और केवल वेलोसिटी का क्या चेंज हो जाएगा, केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। So whenever acceleration and velocity are at 0 degrees with each other, then only the magnitude of velocity changes, and when they are at 0 degrees, so acceleration is supporting the velocity, so magnitude of velocity increases but the direction of velocity remains same। मैंने ये 5 केसेस जो बोर्ड पे लिखे हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। तो whenever angle in between acceleration and velocity is 0 degrees, then magnitude of velocity increases but the direction of velocity remains same, okay।
Now whenever the angle is in between 0 degrees and 90 degrees, like this was the case, we'll say that the angle is 30 degrees or 60 degrees or something, ठीक है? So in this case a component of acceleration will come in the direction of velocity, एक component of acceleration velocity की direction में आएगा, as well as a component of acceleration will come perpendicular to velocity, velocity के perpendicular acceleration का एक component आएगा। तो ऐसे केसेस में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, जो मॉड ऑफ ए cos थीटा आएगा वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और जो मॉड ऑफ ए sin थीटा आएगा वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, एंड ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस इन दिस केस, क्योंकि मॉड ऑफ ए cos थीटा जो आएगा, ए को रिजॉल्व करोगे तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। थर्ड केस है कि when the angle in between acceleration and velocity is 90 degrees, जबकि एंगल इन बिटवीन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्रीज है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसा मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होती है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अल्टर नहीं करती है, केवल डायरेक्शन को अल्टर करती है, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है। तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन ही क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आएगा, पूरा का पूरा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर नेक्स्ट केस है कि when the angle in between acceleration and velocity is greater than 90 degrees but less than 180 degrees, angle in between acceleration and velocity is greater than 90 degrees and less than 180 degrees। तो इस केस में अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा ऊपर, जिसको लिखोगे मॉड ऑफ ए sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर पीछे आ जाएगा जिसको लिखोगे मॉड ऑफ ए cos थीटा। तो ये जो मॉड ऑफ ए cos थीटा कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में आया है, ठीक है ना। whenever the angle in between acceleration and velocity is greater than 90 degrees, then mod of a cos theta component of acceleration comes opposite to velocity, and therefore it decreases the magnitude of velocity, and because there is also a mod of a sin theta component perpendicular to velocity, therefore velocity's direction also keeps on changing। तो ध्यान देने वाली बात है कि whenever the angle in between acceleration and velocity is greater than 90 degrees and less than 180 degrees, then magnitude of velocity decreases and magnitude as well as the direction of velocity changes। magnitude change होगा, obviously decrease होगा, and direction भी change होगी, किसकी वजह से, mod of a sin theta की वजह से। नेक्स्ट है कि whenever angle in between acceleration and velocity is 180 degrees, जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटायरली ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होता है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, केवल वेलोसिटी का क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस, डायरेक्शन अनचेंज रहेगी अनलेस वेलोसिटी जीरो हो जाए। कहीं जाकर अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो वहां से वापस लौटेगी, तो जब तक जीरो ना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो होपफुली ये पूरा कांसेप्ट क्लियर है आपको, ये पांचों पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना आप लोग, ओके। तो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, रादर स्ट्रेट लाइन में चल रहा तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल भी बोल सकते हो, इन nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब अगर t इक्वल टू 0 से उसने चलना स्टार्ट किया तो nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक जर्नी का नंबर लाइन यहाँ बना करके रखा है। तो ये हमारा t इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करता है पार्टिकल, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड वाला जो टाइम होता है वो फर्स्ट सेकंड कहलाता है। फिर t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड वाला जो टाइम होता है वो सेकंड सेकंड कहलाता है। तो जैसे ये 2 है तो ये सेकंड सेकंड है, यहाँ पे ये 1 है तो फर्स्ट सेकंड है। तो अगर मान लीजिए कि ये n-2 है, अगर ये n-2 लिखा हुआ तो ये होगा n-2 सेकंड्स, n-2th सेकंड, ये n-1 लिखा है तो ये होगा n-1th सेकंड। जैसे ये 2 सेकंड लिखा है तो ये सेकंड सेकंड है, मतलब 2 लिखा है तो उसके पहले वाला सेकंड सेकंड है। तो अगर ये n-1 लिखा है तो उसके पहले वाला n-1th सेकंड है, ये n लिखा है तो उसके पहले ये हमारा nth सेकंड है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। एक बात आपको पता है यहाँ पर
कि जो डिस्टेंस कवर्ड अप टिल nth सेकंड होगा, डिस्टेंस कवर्ड अप टिल nth सेकंड, उसको मैं क्या लिखूंगा, s अप टिल nth सेकंड। मतलब पूरी जो डिस्टेंस होगी हमारी यहां से यहां तक, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुई है उसको आप लिखोगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो u प्लस हाफ या u इंटू टी, टी की जगह पे आप n लिखोगे क्योंकि n सेकंड्स बीत चुके हैं, तो u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड अप टिल nth सेकंड। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्टेंस, ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पे n-1 सेकंड पे स्टॉप कर दिया है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड अप टिल s अप टिल n-1 सेकंड्स। n-1 सेकंड्स तक कितना कवर हो जाएगा, तो इट इज u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस अप टिल n-1 सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n सेकंड हो जाएगा u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर, एंड डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n-1 सेकंड जो होगा वो u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि ये जो बची हुई डिस्टेंस है, दिस इज आवर nth सेकंड एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, इन nth सेकंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा nth सेकंड है एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो इट इज डिस्टेंस कवर्ड अप टिल nth सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n-1th सेकंड, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड is equal to distance covered up till nth second minus distance covered up till n-1th second, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n-1th सेकंड अगर करोगे आप लोग तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n सेकंड कितना है, तो डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n सेकंड इज u इंटू n प्लस हाफ इंटू an स्क्वायर, ठीक है, माइनस, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, तो इट इज u इंटू n-1 माइनस, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं यूज करूं, ब्रैकेट यूज करूं तो प्लस लिखूंगा, प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर, ठीक है। So this is distance covered in nth second, that is distance covered up till nth second minus distance covered up till n-1th second, ठीक है। तो होपफुली यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ पे अगर लिखूं मैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, और फिर से क्या लिखा हुआ है, un, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस u हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस u एंड -1, तो ये हो जाएगा प्लस u, ठीक है। और फिर ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या लिखोगे, माइनस हाफ, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, a इंटू n-1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो प्लस un और माइनस un क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। अब हमारे पास बचा हुआ एक u, तो यानी कि लिखा हुआ है u प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, और फिर से क्या लिखा हुआ है, हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो माइनस आप क्या लिख सकते हो, हाफ a, और फिर उसके बाद फिर n-1 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो इट इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है, माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो यानी कि लिखा हुआ है u प्लस हाफ a n स्क्वायर, फिर से माइनस हाफ a n स्क्वायर, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, और फिर अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस an लिखा हुआ है, प्लस an, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस हाफ a लिखा हुआ है, माइनस हाफ a ये लिखा हुआ है, होपफुली वो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, नहीं तो मैं यहाँ पे एक बार और ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर पहले कैंसिल कर देता हूँ, तो
तो यहाँ पे लिखा हुआ है s nth, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, s in nth, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास u प्लस, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है an, और माइनस फिर से क्या लिखा हुआ, माइनस हाफ a लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है ना, यहाँ पे तो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है ना। या तो यहाँ पे चाहो तो अगर आप a/2 कॉमन ले लो, इसमें से a/2 को कॉमन लो, दोनों में से a में से a/2 कॉमन लो, तो a/2 अगर यहाँ पे कॉमन लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ तो 2 था नहीं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज वापस लिखी हुई है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद फिर a/2 को कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2n माइनस 1 बच गया। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड का, इट इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये बहुत सिंपली आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। आप चाहो तो खुद से भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड अप टिल n माइनस 1 सेकेंड। तो उसके बाद सिंपल बहुत कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स मैंने यूज किया, सिंपल सब्ट्रैक्शन, और हमारा जो आंसर आ रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड का, इट इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना। तो अब आपके पास मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के 4 फॉर्मूले प्राइमरीली हैं, वो है v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड snth इक्वल टू, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, इज u प्लस a/2 इनटू 2n माइनस 1। अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये भी है, ठीक है ना, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और 2 पॉइंट्स की हमें वेलोसिटी गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी उन दोनों पॉइंट्स के बीच होती है वेलोसिटी एट पॉइंट 1 प्लस वेलोसिटी एट पॉइंट 2 by 2 if acceleration is constant. Okay. Now students, regarding the formula that I just taught you, that is snth equal to u plus a/2 into 2n minus 1, I have to tell you 2 more important points over here, ठीक है ना। So the point is, first point is the displacement in nth second will be same as the distance, okay, if the particle moves along a straight line without turning back। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा और अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर नहीं कर रहा वहां पे, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉमन सेंस की बात है, बट इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, इफ द पार्टिकल टर्न्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यूरिंग द nth सेकंड, अगर nth सेकंड में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, तो उस केस में इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। The distance and displacement will not be equal then, okay? If the particle turns its direction of motion during nth second, the distance and displacement will not be equal. In that situation, we cannot use the expression for nth second. उस केस में हम लोग nth second के expression को use नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। Generally ये problem कब आती है? ये problem तब आती है जबकि particle जो है उसकी acceleration और initial velocity opposite direction में है, ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो एक्सेलरेशन मान लीजिए पीछे और वेलोसिटी आगे है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा n है, तो ये हमारा nth सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में अच्छा एक बात ध्यान रखना कि आप लोग मान लीजिए कि ये 4th सेकंड है, ये 5th सेकंड है, और फिर से ये 6th सेकंड है, पार्टिकल यहाँ से घूम गया है, तो जो डिस्टेंस कवर होगी 4 से 5th सेकंड में, वही डिस्टेंस कवर होगी 5th से 6th सेकंड में। ये क्लियर है ना, जो डिस्टेंस 4 से 5th सेकंड में कवर्ड होगी वही डिस्टेंस 5th से 6th सेकंड में कवर्ड होगी, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई बोल दे इसको आधा आधा तोड़ करके कि यहां से लेकर के मान लीजिए ये लास्ट का सेकंड हुआ, तो इस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो यहां से यहां तक में मान लीजिए 4.5 से 5.5 पे जो डिस्प्लेसमेंट है, 4.5 से लेकर के 5.5 तक, वो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना 4.5 से 5 तक डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट 5 से 5.5 तक होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है हम लोगों को, हालांकि वो चीज अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें दिखेगा। तो ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की थ्योरी थी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स को और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही।